तो चलिए उस सवाल को हम ग्रुप पे डाल देंगे। और कोई सवाल किसी का? सर सरस्वती पांडे वाले में दिया है किसी पाठक की पहली कविता गुणवंत हेमंत और गुणवंत हेमंत जो है 1900 में आती है, जबकि क्या जगह सच्चाई 787 में आती है, यही तो उस हिसाब से देखेंगे एकांतवासी योगी 86 में आती है। वो तो सब पहली पुस्तक नहीं, दोनों मौलिक है। जगह सच्चाई 7 और गुणवंत हेमंत दोनों मौलिक है और दोनों खड़ी बोली। चलिए उसमें ये देखना होगा कि उन्होंने अपने से तो कुछ लिखा नहीं है, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि जैसे बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास नहीं कहीं मिला नहीं सर। नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने लिखा है तो आप ये मान लीजिए कि हम उस स्रोत तक अभी पहुँचे नहीं। ये 3-4 किताबों में तो ऐसा कुछ नहीं मिला। चलिए अभी हमारे पास कई साधन हैं। उसके अलावा जैसे अब आप नागेंद्र और सरल इतिहास और बच्चन वाले में तो नहीं मिला। अच्छा चलिए, अब आप हमारे दिमाग में इस प्रश्न को डाल दिए हैं तो हमको एक आध दिन का समय दीजिए, उस प्रश्न को हम ज़रूर खोज लेंगे। वैसे भी पांडे जी की किताब में से लगभग 95% जो जहाँ से लिखे हैं वो मुझे मालूम है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हमने ही कल आपको लिखाया कि खड़ी बोली के व्यास हरिऔध जी को माना गया। अब ये प्रश्न मुझे मिला हिंदुस्तानी पत्रिका के एक स्पेशल विशेषांक में, तो बहुत सारे प्रश्न उनको स्पेशल रचनाओं से मिल गए होंगे। किसी का विशेषांक पढ़ रहे होंगे, किसी का जैसे मान लीजिए जैसे हमारे हाथ वो निराला ग्रंथावली लग गई थी, पढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं से कोई आधार जरूर रहा होगा उस पुस्तक में जो कुछ उन्होंने लिखा है। अच्छा कई बार होता क्या है कि एक ही लेखक की अलग अलग रचनाओं को अलग अलग लोग मान लेते हैं। जैसे आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि नई कविता का जैसे सबसे पहले प्रयोग अज्ञेय ने किया, अब उन्हीं ने जाके आगे लिखा है कि दुष्यंत कुमार ने किया। तो हो सकता है कहीं किसी पत्रिका में या तो सर ऐसा भी हो सकता है जैसे ये गुणवंत हेमंत जो है ये काव्य संग्रह है, ये काव्य संग्रह के रूप में 1900 में आई होगी, लेकिन गुणवंत हेमंत कविता जो है ये 87 के पहले ही लिख चुके हैं। उसमें कई चीज़ें हैं अनिल। जैसे आप जब निराला को पढ़ेंगे या प्रसाद को पढ़ेंगे, और बच्चन सिंह एक मान्य विद्वान है, बच्चन सिंह लिखते हैं कि उनका पहला संग्रह आप सभी जानते हैं कि अनामिका फर्स्ट है, 23 में आती है। अनामिका के बाद जस्ट परिमल आती है 30 में। तो बाद में अनामिका फर्स्ट की कविताएं जब परिमल में संग्रहित कर ली गईं तो ये नहीं माना जा सकता कि परिमल उनका पहला काव्य संग्रह है। ठीक यही चीज़ जयशंकर प्रसाद में है। उन्होंने कहा कि चित्राधार उनका पहला काव्य संग्रह है, जबकि चित्राधार में शुरू में जब वो आया था तो उसमें केवल ब्रजभाषा की कविताएं थी। बाद में चित्राधार में 10 और कविताएं ले ली गईं। तो बच्चन सिंह के दूसरा इतिहास को इसीलिए हम आप लोगों को सलाह देते हैं कि नए लोग उसको न पढ़ें, क्योंकि कई चीज़ें जब नया संस्करण आया तो आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि एक बार छप चुका है फिर वो बदल गया तो फिर पहला वो जो दोबारा छपा वो हो गया। अब अगर तिबारा छप जाता, वो कविताएं और कहीं चली जाती, तो फिर उनका पहला संग्रह हमेशा थोड़ा बदलेगा। जो पहली बार आया, जैसे अगर जब जयशंकर प्रसाद के छायावाद में आएंगे तो झरना इनका पहला संग्रह है, अनामिका निराला जी का है, पंत का जो है कौन सा है पहला, चारों को याद है, उच्छ्वास है, और निहार महादेवी वर्मा का है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर झरना का दूसरा संस्करण 27 में आया तो ये इनका पहला होगा। हालांकि मान लीजिए इनका नाम झरना ही रखा गया, अगर इसका नाम कुछ और रख देता तो समस्या केवल ये है कि एक ही चीज़ को अलग अलग विद्वान और अलग अलग जब मान लेते हैं और हम किसी एक ही विद्वान के मत को ले लेते हैं। हमने आंसू के संदर्भ में आपको तीनों सवाल बताया था कि आंसू खंड काव्य भी है,
आंसू मुक्तकों का संग्रह भी है और आंसू अपने वर्तमान स्वरूप में प्रबंध गीत जैसा है। और किसी तीनों सवाल को आप गलत नहीं कह सकते हो। आंसू खंड काव्य है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। आंसू मुक्तकों का संग्रह है, आर एस चतुर्वेदी ने लिखा। आंसू ना खंड काव्य है ना प्रबंध काव्य है, बच्चन सिंह ने लिखा। आंसू अपने वर्तमान स्वरूप में प्रबंध गीत जैसा है, आर एस चतुर्वेदी ने लिखा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ये कहें कि आंसू खंड काव्य है तो हम डॉक्टर नगेंद्र को मान रहे हैं। आंसू मुक्तकों का संग्रह है अगर कह रहे हैं तो आर एस चतुर्वेदी को मान रहे हैं। ना खंड काव्य है ना मुक्तक काव्य है अगर कह रहे हैं तो बच्चन सिंह को मान रहे हैं। प्रबंध गीत जैसा है तो आर एस चतुर्वेदी, और किसी का नाम न ले तो आंसू मुक्तकों का संग्रह है। तो बस केवल अंतर ये होता है कि हम आधार किसको बना रहे हैं, किस विद्वान को या किस विद्वान की किसी पुस्तक को। ठीक, बाकी हम लोग देखते हैं जैसा होता है। आई चीजें समझ में? और कोई सवाल किसी का? आपका जो सवाल था सुधीर, आपने भेजा था कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। तो वैसे ये कथन मिला नहीं है, लेकिन चूंकि छायावाद के सबसे मान्य, सबसे समर्थ, सबसे प्रिय आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी थे, और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के सबसे प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद थे, और जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण रचना कामायनी। तो हम नहीं, एक अनुमान जब तक मिले ना तब तक हम अनुमान जो अपना मानते हैं वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को मान सकते हैं। बाकी हम इस पर असंदिग्ध मतलब संदिग्ध नहीं है यार, ये क्यों समझ रहे हो? कह रहा है कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, मतलब वो पूरी तरह से महाकाव्य है। आप अर्थ को नहीं समझे, संदिग्ध नहीं है अर्थात वो पूरी तरह से महाकाव्य है। ये कहीं से इनको एक प्रश्न मिला था, इन्होंने हमको भेजा था कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, किस विद्वान का कथन है। तो अब ये तो वही हुआ ना कि नटों की जिंदगी पर आधारित नहीं है। तो कई बार सीधे सवाल को परीक्षक टेढ़े ढंग से पूछता है। यही बात इसमें है कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, अर्थात उसमें कोई संदेह नहीं है, वो पूरी तरह से महाकाव्य के जो लक्षण माने गए हैं उन पे खरी उतरती है। ठीक, और कहीं किसी कुछ सवाल? चलें आगे हम लोग मैथिली शरण गुप्त पर। मैथिली शरण गुप्त को समझने के लिए इतना एक आपका मोटा मोटा फ्रेमवर्क ये बनना है कि ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। वैसे इनका जन्म 1886 और मृत्यु 1964 में होती है। और आप ये देखिए, कमाल की बात है कि ये केवल द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, जबकि ये रचना कब तक करते हैं? 1859-60 में आती है विष्णु प्रिया, अर्थात 1859-60 में कौन सा युग चल रहा था? नई कविता। अरे सॉरी, नई कविता कहने का मतलब 1886 से 1964 में जब उनकी मृत्यु हो रही है, तो एक ही व्यक्ति द्विवेदी युग में भी लिखा, छायावाद में भी लिखा, प्रगतिवाद में भी लिखा, प्रयोगवाद में भी लिखा और नई कविता में भी लिखा। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे, कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि उनको केवल द्विवेदी युग का कवि मान लिया। और द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी है? 18 साल, 1900 से 1918। आप जानते हैं कि उनकी पहली कविता हेमंत 1905 में आती है और विष्णु प्रिया 1959 के आसपास आती है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। तो कहने का मतलब ये था कि उनका जो महत्वपूर्ण लेखन था
और जो उनकी विचारधारा थी वो द्विवेदी युगीन विचारधारा से सबसे ज़्यादा जुड़ी थी। नहीं तो उनको छायावादी भी कह सकते थे हम, उनको प्रगतिवादी भी कह सकते थे, प्रयोगवादी भी कह सकते थे, नई कब का भी कह सकते थे, लेकिन उनको द्विवेदी युग में रखा गया। क्यों? क्योंकि द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं उनके काव्य के ऊपर सबसे ज़्यादा लागू होती हैं। अगर उनके काव्य पे छायावादी विशेषताएं लागू होती तो वो छायावादी कवि भी होते, प्रगतिवादी भी होते, प्रयोगवादी भी होते। समझ रहे हैं ना? एक सवाल उठता है कि एक आदमी केवल द्विवेदी युग कैसे हो सकता है, वो भी केवल 18 साल का। तो आप ये समझिए कि जो द्विवेदी युग की विशेषता लिखे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इतिवृत्तात्मकता, अर्थात कविता को सीधे सपाट सरल शब्दों में व्यक्त कर देना, अभिधा की प्रधानता और लक्षणा व्यंजना का कम से कम, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं प्रयोग, कम से कम प्रयोग, ये जो विशेषता थी ये मैथिली शरण गुप्त के साहित्य में मिलती है। दूसरे शब्दों में कहिए कि द्विवेदी युग की अच्छाई और बुराई मैथिली शरण गुप्त में सन्निहित है और मैथिली शरण गुप्त पूरे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इसको उलट के कहें, जैसे राम काव्य धारा की सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ गोस्वामी जी में हैं, वैसे द्विवेदी युग की सारी अच्छाई बुराई, जैसे कामायनी में छायावाद का प्रतिनिधित्व है, वैसे साकेत में द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व। समझ रहे हैं चीज़ें? देखिए, जब कल परसों हमने एक प्रश्न बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन था कि मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है और त्याग में है। जब आप इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर किसी का कथन मान के याद करोगे तो भूल जाओगे। जब आप इस कथन को एक मनुष्य का गुण मान के सोचोगे तो कभी नहीं भूलेगा कि अगर आप मनुष्य हो तो सबसे पहले आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, मैत्री का गुण होना चाहिए और आपके अंदर त्याग होना चाहिए। ये अगर आप एक मनुष्य के नाते इस कथन को याद रखोगे तो जीवन भर नहीं भूलेगा, और इसे एक परीक्षा के दृष्टि से याद करोगे तो आज रट रहे हो कल भूल जाएगा। ये चीज़ सभी चीज़ों पर, मतलब जब भी कोई कथन पढ़िए, रचना पढ़िए, किताब पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। कल ही हमारे यहाँ जो ओरिएंटेशन चल रहा है हम लोगों का, तो कल ही एक अंग्रेजी के सर आए थे यही यूनिवर्सिटी के, और वो यही चीज़ें बता रहे थे कि हमको किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है उसके साहित्य को पढ़ना। और आप लोग खुद तय कर लीजिए कि इतने लोगों में से कौन दावे के साथ कह सकता है कि मैंने 15 उपन्यास पढ़ा, 25 कहानियाँ पढ़ी, 25 नाटक पढ़ा। शायद उनकी संख्या एक भी ना हो। आप खुद सोचिए कि आपने कितने उपन्यास पढ़े। 10 में बस नहीं हो सकता। केवल साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचनाएं ही 40-45 हो गई, 1954 से मिल रहा है, 55 से। तो हम वो रचना भी नहीं पढ़ पाए जिनको हमारे सरकारी संस्थाओं ने सम्मान दिया है। व्यास सम्मान जोड़ लीजिए, ज्ञानपीठ जोड़ लीजिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी भूख, ये जीवन में याद रखिए, जिस दिन हमारी पढ़ने की भूख कम हो जाए उस दिन हम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। आपकी भूख शांत नहीं होनी चाहिए, ज्ञान पिपासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। जितना आप पढ़िए उससे ज़्यादा के लिए लालायित रहिए कि अगर इस किताब को पढ़ लेते तो थोड़ा और मजबूत हो जाते, ये नाटक पढ़ लेते तो थोड़ा सा और मजबूत हो जाते। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? बस एक बात और कह के हम अपने मुद्दे पे आएंगे कि कोचिंग पढ़ के कोई नौकरी नहीं पा सकता, इस चीज़ को याद रखिए। जब तक आप घर नहीं पढ़ोगे और अपने स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होगे, 2 घंटे से पढ़ के और 22 घंटे बर्बाद करके नौकरी नहीं मिल सकती।
इस 2 घंटे आप कम ध्यान दीजिए, उस 22 घंटे ज़्यादा मेहनत करिए, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप हमारे यहाँ हों, चाहे किसी के यहाँ चले जाइए, वही बच्चा सफल होगा, चाहे जिसकी कोचिंग में, जो वहाँ के बाद उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत अपने कमरे पे, घर पे करता हो। हमारा काम केवल टीचर का है मोटिवेशन करना, अभिप्रेरित करना आपको कि आप अपने काम के प्रति और ज़्यादा शिद्दत से, मेहनत से, लगन से, जुनून से काम करिए। बस हम लोग चलते हैं मैथिली शरण गुप्त पर। किसकी छूट गई थी? अच्छा ठीक है, चलिए तब पंक्तियों पर चलते हैं। पंक्तियां इनकी 4 हैं। पहली जो पंक्ति है वो लिखिए, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पहली पंक्ति पूरी हो गई, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इसकी दूसरी पंक्ति है, तरु शिखा पर राजती थी, तरु शिखा पर राजती थी, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। डैश करके ये पंक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रिय प्रवास की पहली लाइन यही है। प्रिय प्रवास का आरंभ इसी पंक्तियों से होता है। उस दिन हम इसका अर्थ बताए थे, आज हम फिर इसका अर्थ बता दे रहे हैं। और क्यों यह इतवित्रात्मक कविता है, ये भी आपको फिर से हम एक बार रिवाइज कराएंगे। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। दिवस का अवसान समीप था, अर्थात दिन डूबने वाला था। गगन था कुछ लोहित हो चला, आसमान का रंग कुछ लोहे के जैसे अर्थात लाल लाल हो गया था। तरु शिखा, तरु का मतलब वृक्ष, शिखा का मतलब चोटी, पर राजती, राजने का मतलब सुशोभित होना। कमलनी कुल बल्लभ, इतनी लंबी पर्यायवाची बराबर सूर्य। कमलनी का मतलब कमलनी, कुल का मतलब संप्रदाय, वल्लभ का मतलब पति। कमलनी अपने पति को देखकर ही मुस्कुराती है, अर्थात कमल के फूल सूर्योदय से ही खिलते हैं, इसीलिए सूर्य को कमलनी कुल वल्लभ कहा जाता है। की प्रभा, तरु शिखा पर राजती थी, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा, अर्थात सूर्य की जो शोभा थी वो वृक्षों की शिखाओं पर, चोटी पर सुशोभित हो रही थी। ठीक, ये फिर हम बता रहे हैं कि ये लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे प्रिय प्रवास का आरंभ इसी पंक्ति से होता है। अगली पंक्ति, 4 डग हमने भरा,
तो क्या किया? है पड़ा मैदान कोसों का अभी। चार डग हमने भरा तो क्या किया? है पड़ा मैदान कोसों का भी। मौल भी ऐसा न होगा, मौल भी ऐसा न होगा एक भी। खूब उर्दू, खूब उर्दू जो न होवे जानता। अब ये भी देखिए किसी अलग दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये रचना ना, उसके नीचे लिखिए डैश करके, थोड़ा सा लंबा सा कथन है। नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेश के अवसर पर। नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेश के अवसर पर। मतलब यहाँ पर वो तुलना कर रहे हैं कि चार डग, मतलब हमने अभी हिंदी के क्षेत्र में क्या किया है? 4 कदम ही चले हैं। 4 डग हमने भरा तो क्या किया? है पड़ा मैदान कोसों का भी। मतलब अभी हिंदी में काम करने के लिए अनंत संभावनाएं हैं। मौल भी ऐसा न होगा एक भी। खूब उर्दू जो न होवे जानता। कह रहे हैं कि उर्दू हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा उन्नति कर रही है। मौलवी ज़्यादा भाषा के ज़्यादा अपने भाषा और साहित्य के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं। हमको भी अपने भाषा के प्रति और प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक, अगली पंक्ति। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबना। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबना। ठीक तो है। बिंब न बिंबानना है, बस केवल यहाँ पे एक मात्रा और लगेगी। इसकी दूसरी लाइन है तनवंगी।
सुधीर, तनवंगी का मतलब कलहासिनी। कुछ नहीं, कन्फर्म वाला बताओ कुछ तो हैं? हाँ नहीं, इसका मतलब ही होता है कृशकाय, दुबला, पतला। जब आप पढ़ेंगे पंत की, हाँ पंत की कविता नौका विहार, तब उसमें तनवंगी अर्थात उसकी धारा बहुत पतली हो जाती है गर्मियों में सिकुड़कर, तो वहीं तनवंगी शब्द का इस्तेमाल वहाँ पे हुआ है। चलिए, तनवंगी, कलहासिनी, सुरसिका, क्रीड़ा, कलापुतली, ये शब्द पूछा गया है। तनवंगी, सुरसिका, कला, सुरसिका, क्रीड़ा, कलापुतली। एक लाइन और लिख लीजिए, फिर दोनों को तुलना करके हम आपको एक शुक्ल के कथन को इसमें सिद्ध कर देते हैं। शुक्ल ने इनके बारे में कथन कहा है, तो दोनों लाइन लिखिए और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि वो द्वि कलात्मक कला क्या थी। ठीक, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, अलग लाइन है, अलग है, अलग है। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुड़ेर पर खड़ा। चोखे चौबदे से है। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में ये कहा है कि हरिऔध जी द्वि कलात्मक कला में सिद्धहस्त कवि हैं। तो ये द्वि कलात्मक का मतलब दो कला, यही तो हुआ। तो दो कला कौन कौन सी थी उसे समझ लीजिए। एक कला ये थी कि ये संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखने में माहिर थे, एक कला ये थी, और दूसरी कला ये थी कि ये बोलचाल की हिंदी लिखने में भी माहिर थे। इसी को शुक्ल जी ने क्या कहा कि हरिऔध द्वि कलात्मक कला में सिद्धहस्त कवि हैं। तो वो चाहें तो खूब संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान भाषा भी लिख सकते हैं, और वो चाहें तो बोलचाल की हिंदी भी लिख सकते हैं। सर, संस्कृत निष्ठ जो है, हम मराठी का होता है क्या? ये संस्कृत निष्ठ नहीं, मराठी की विशेषता नहीं है ये। आप मराठी की विशेषता इसलिए नहीं कह सकते हो कि भारत की जितनी आर्य भाषाएं हैं सबका स्रोत क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत भाषा के शब्द केवल मराठी में ही नहीं मिलेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, उड़िया, बंगला। क्यों? क्योंकि मूल उनका कहाँ है? संस्कृत में है। बस ये है कि हिंदी संस्कृत से सबसे ज़्यादा शब्दों को ग्रहण करती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा विकास का इसके उत्तरदायित्व तो किस पे आता है? हिंदी पे। तो यहाँ पे केवल आप ये समझिए कि केवल अपने अपने दृष्टिकोण का अंतर होता है। आप देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब होता है? 1889 में। प्रेमचंद का कब होता है? 1880 में।
दोनों कहाँ रहते हैं? काशी में। दोनों की मुलाकात 15-20 दिन में जरूर हो जाती होगी। प्रेमचंद हंस पत्रिका निकालते हैं तो उसका नामकरण कौन करता है? जयशंकर प्रसाद। उसका हंस नाम उन्होंने दिया था। लेकिन एक आदमी ऐसी तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखता है, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त वीर पुत्र हो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। एक आदमी हिंदी और उर्दू, हिंदुस्तानी जिसे आप कहते हैं, उसको मिला के गोदान गबन ऐसी कथाएं लिखता है कि जो आम जनमानस की भाषा है। तो अंतर कहाँ है? अपने अपने दृष्टिकोण में। प्रेमचंद भी काशी के ही, वही खाद पानी हवा की उपज प्रेमचंद भी थे और वही खाद पानी हवा की उपज जयशंकर प्रसाद भी थे। लेकिन जयशंकर प्रसाद का दृष्टिकोण दूसरा था, उनकी भाषा तत्सम प्रधान है और प्रेमचंद की भाषा आम जनमानस की भाषा है। तो ये केवल हमारे और आपके दृष्टिकोण का अंतर है। जैसे आप एक सपोज करिए कि कोई कट्टर हिंदू हो, ठीक, तो वो कहेगा कि नहीं मुझे विदेशी भाषा के शब्द नहीं चाहिए, वो कहेगा मुझे अरबी फारसी के शब्द नहीं चाहिए, मुझे संस्कृत के शब्द चाहिए। और कोई आम आदमी रहेगा तो वो ये कहेगा कि मुझे ऐसी भाषा के शब्द चाहिए जिसे इतने लोग समझ सकें, वो चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे फारसी का हो। यही काम भारतेंदु ने किया और कुछ नहीं किया। राजा लक्ष्मण सिंह उसे संस्कृत निष्ठ बना रहे थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद उसे उर्दू फारसी बहुल बना रहे थे। भारतेंदु ने क्या किया? ना उर्दू बहुल बनाया, ना संस्कृत निष्ठ बनाया। उन्होंने उस भाषा को चुना जो लोग समझते थे। आया मामला समझ में? तो अंतर केवल आपके उस चश्मे के रंग का होता है जिससे आप बाहर की दुनिया देखते हो। आपका चश्मा हिंदू धर्म का है तो दुनिया हिंदू धर्म की दिखेगी, इस्लाम का है तो इस्लाम की दिखेगी, मार्क्सवादी हो तो सब मार्क्सवादी दिखेंगे, मनोविश्लेषणवादी हो। इलाचंद जोशी ने कहा कि भक्ति साहित्य दमित काम कुंठाओं का प्रतीक है। इतने श्रेष्ठ साहित्य को दमित काम कुंठाओं का प्रतीक कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, लेकिन देखने का नजरिया है। तो गाना भी है ना कि देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। तो ये तो आपके देखने पे, नजरिए पे निर्भर करता है कि आप उसी चीज़ को, उसी गोदान गबन, उसी कामायनी को किस नज़रिए से देखते हो। इनका काम खत्म हो गया, ठीक। हरिऔध से कहीं कोई समस्या? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में आए। समस्या जब पढ़ोगे तो आएगी। जितना हम समझाए हैं सब तो समझ में आया नहीं होगा। हाँ हाँ जरूर कर ले रहे हो, ठीक। आगे लिखिए मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886, चिरगांव झांसी। मृत्यु 1964। पिता सेठ रामचरण, भाई की भी हमको आवश्यकता है, सियाराम शरण गुप्त। सेठ रामचरण